स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ा था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें भी फ्लो जो है वो सेमी इनफाइनाइट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था, सेमी इनफाइनाइट इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड था। उसमें फ्लो जो है वो ड्यू टू मोशन, कांस्टेंट मोशन ऑफ द प्लेट, जबकि स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम में प्लेट जो है वो ऑसिलेट कर रही है विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट। वहां पे क्या था, विद कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रही थी, जबकि यहाँ पे प्लेट जो है वो ऑसिलेट कर रही है। तो प्लेट की ऑसिलेशन की वजह से फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और t जो है इसमें ग्रेटर देन 0 है। इट मींस t की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, फ्लो जो है वो अनस्टडी होगा। अब कुछ अजम्पशंस हैं कि अज्यूम दैट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक एंड ग्रेविटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज 0, कैलकुलेट वेलोसिटी, shear स्ट्रेस एंड वॉल्यूम फ्लो रेट। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो है वो हम इसके मॉडल करेंगे। मॉडल करने के लिए हमें बेसिक गवर्निंग इक्वेशन चाहिए, और बेसिक गवर्निंग इक्वेशन इस किस्म के फ्लो को गवर्न करने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है, मोमेंटम इक्वेशन या मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 3। इसमें जो फर्स्ट लेवल रिएक्शन टेंसर है इक्वेशन नंबर 4 में गिवन है, और ग्रेड ऑफ v जो है वो इक्वेशन नंबर 5 में गिवन है। यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी वेक्टर है, रो कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, p प्रेशर है, s एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर है, f बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है, और d बाई dt जो है वो मटेरियल टाइम डेरिवेटिव है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन जो है वो हमारा, वी कंसीडर द फ्लो ऑफ सेमी इनफाइनाइट इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड दैट इज सेट बाय एन ऑसिलेटिंग प्लेट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक प्लेट जो है वो ऑसिलेट कर रही है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट cos ओमेगा t, where t is greater than 0. We assume that pressure is atmospheric and gravity effect in the direction of flow is 0. अब इस किस्म के फ्लो सिचुएशन को हमने इस फिगर 1 में स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे कि एक प्लेट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट, और कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने इस तरह डिफाइन किया है कि एक्स एक्सिस को प्लेट के अलोंग लिया है और वाई एक्सिस को नॉर्मल टू दी प्लेट लिया है। अब ये प्लेट जो है वो ऑसिलेट कर रही है। ऑसिलेट का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे ये ओरिजिन था, तो अगर ये प्लेट यहाँ पे स्टेशनरी है, ये इसका मेन पॉइंट है, तो यहाँ से प्लेट इस तरफ ऑसिलेट करेगी, इधर इसका एक एंड राइट एक्सट्रीम पॉइंट है और ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है। तो इस तरह प्लेट जो है हॉरिजेंटली जो है वो ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। अब चूंकि प्लेट ऑसिलेट कर रही है, तो प्लेट की ऑसिलेशन की वजह से जो है वो फ्लूइड मोशन जो होगी। अब ऑसिलेशन का इफेक्ट जो है वो प्लेट की सरफेस पे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप प्लेट की सरफेस से अवे होते जाएंगे, यानी कि नॉर्मल डिस्टेंस y जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है वो प्लेट की ऑसिलेशन का इफेक्ट कम होगा, वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होते होते y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे वो 0 हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट की सरफेस पे जो फ्लूइड की लेयर होगी, वहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन होगी y ऑफ u ऑफ 0t इज इक्वल टू v नॉट cos ओमेगा t, यानी कि फ्लूइड की वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से प्लेट ऑसिलेट कर रही होगी। एक बाउंड्री कंडीशन हमारे पास y इज इक्वल टू 0 पे है, यानी कि लोअर प्लेट पे है, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे है, क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट जो है वो फ्लो है। तो वो बाउंड्री कंडीशन u ऑफ इन्फिनिटी t इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये थी बाउंड्री कंडीशन। अब जैसे मैंने कहा कि फ्लो जो है वो ऑसिलेटिंग प्लेट की वजह से हो रहा है, तो ड्यू टू ऑसिलेटिंग बाउंड्री कंडीशन एट y इज इक्वल टू 0, इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्लूइड विल आल्सो ऑसिलेट इन द x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन इन टाइम t विद द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से प्लेट ऑसिलेट कर रही है उसी फ्रीक्वेंसी से जो उसके ऊपर फ्लूइड है वो भी ऑसिलेट कर रहा होगा।
However, it is expected that the amplitude of motion and phase shift relative to the motion of the boundary will depend upon the normal distance y। जैसे कि मैंने से कहा कि ये नॉर्मल डिस्टेंस है, तो जो फ्लूइड ऑसिलेट कर रहा है उसका फेज शिफ्ट और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जितना जितना हम प्लेट से अवे होते जाएंगे उसकी वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड फ्लूइड की मोशन का वो भी कम होता जाएगा। प्लेट की सरफेस पे तो वही होगा जो प्लेट का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है जैसे जैसे वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो फेज शिफ्ट है वो भी कम होता जाएगा, उस पर भी इफेक्ट होगा और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, अब द वेलोसिटी वेक्टर दैट डिस्क्राइब सच टाइप ऑफ फ्लूइड मोशन इज गिवन इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि फ्लो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है तो जो नॉन जीरो कंपोनेंट है वो u है, v और w है वो जीरो। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, और इसमें इक्वेशन नंबर 6 को जब मैं यूटिलाइज करूंगा तो v और w की वजह से ये पार्ट जीरो हो जाएगा। अब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन ये सजेस्ट करती है कि हमारे पास u जो है वो x और t का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है y और t का। तो इस तरह हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर 6 था वो इस फॉर्म में हो जाएगा जैसे कि इक्वेशन नंबर 7 में है, यानी कि u इज अ फंक्शन ऑफ y और t। अगर u y और t का फंक्शन है तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर होगा वो भी फंक्शन होगा y और t का। अब वेलोसिटी वेक्टर 7 को जब मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करता हूं तो ग्रेडियंट ऑफ v जो है वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 9 में आ जाएगा, और 9 को जब मैं 4 में पुट करूंगा तो फर्स्ट रेवलेंट रिडक्शन टेंसर जो है वो इक्वेशन नंबर 10 में आ जाएगा। जब फर्स्ट रिडक्शन टेंसर को इक्वेशन नंबर 10 से इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये दोनों तरफ मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम है, यानी कि 3/3 के मैट्रिक्स है, तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो इनके एलिमेंट को हम इक्वल रखेंगे। तो जो नॉन जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट आएगा वो इक्वेशन नंबर 11 में गिवन है, और जो जीरो स्ट्रेस कंपोनेंट आएंगे वो इक्वेशन नंबर 12 में गिवन है। अब मोमेंटम बैलेंस हमारे पास इक्वेशन है, उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा मैं। जब x कंपोनेंट फॉर्म लिखूंगा तो इक्वेशन नंबर 13 है, तो इसमें ये u जो है चूंकि सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर को और ये इक्वेशन नंबर 12 को यूज करेंगे हम, तो ये u जो है चूंकि y पर डिपेंड करता है ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, p एटमॉस्फेरिक का ये टर्म जीरो होगी। यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो है वो x इक्वेशन नंबर 12 से x जो है वो जीरो है, xg भी जीरो है, और हमारे पास ग्रेविटी का इफेक्ट फ्लो की डायरेक्शन में नहीं है तो ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ इक्वेशन नंबर 13 में जो बचेगा वो ये रह जाएगा। इस तरह y कंपोनेंट जो है ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई होगा, सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगी दोनों तरफ जो है, तो इस तरह आइडेंटिकली सेटिस्फाई होगा। सिमिलरली g कंपोनेंट भी आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपके पास जो x चूंकि फ्लो x की डायरेक्शन में है तो x कंपोनेंट से ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलनी है, तो आपके पास इस तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 14 में। इस इक्वेशन को हम हीट या डिफ्यूजन इक्वेशन कहते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन जो इस किस्म के फ्लो को डिस्क्राइब करती हैं ऊपर ज्योमेट्री में मैंने डिस्कस भी की हैं। ये प्लेट की सरफेस के ऊपर है जहाँ y इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पे वेलोसिटी वो वही होगी जो प्लेट की ऑसिलेशन की है, यानी कि v0 cos ओमेगा t, जबकि t ग्रेटर देन 0 है। और इस तरह ये वेलोसिटी ये बाउंड्री कंडीशन जो है वो सेमी इनफाइनाइट फ्लो है, तो y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे u ऑफ इन्फिनिटी t इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन नंबर 16 में बाउंड्री कंडीशन दी गई है। अब हमारा अगला स्टेप जो है इन इक्वेशंस को नॉन डिमेंशनलाइज, कौन सी इक्वेशन को नॉन डिमेंशनलाइज करना है, इक्वेशन नंबर 11, 14, 15 एंड 16 इन इक्वेशन को नॉन डिमेंशनलाइज करेंगे। तो नॉन डिमेंशनलाइज करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक स्केल चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल जो है, अब चूंकि हमारे पास सेमी इनफाइनाइट फ्लो है उसमें कोई अगर दो पैरेलल प्लेट थी तो हमारे पास सेपरेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ले लेते थे। अगर ट्यूब ज्योमेट्री होती थी तो हम ट्यूब के रेडियस को कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट है तो हम कैरेक्टरिस्टिक स्केल जो है वो खुद बनानी पड़ेगी हमें। कैरेक्टरिस्टिक स्केल मैंने ये बनाई है, इसमें जब आप म्यू, ओमेगा और डेंसिटी के ऐसा यूनिट पुट करेंगे तो वो मीटर ही आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी स्केल हमारे पास अवेलेबल है, वो v0 है।
करेक्टरिस्टिक शियर स्ट्रेस स्केल इस तरह डिफाइन की है मैंने, यहाँ भी सारे यूनिट पुट करेंगे तो वो न्यूटन पर मीटर स्केल वाले यूनिट आ जाएंगे। टाइम स्केल जो है वो हमें पता है कि टाइम जो है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो हमने इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल जो है वो करेक्टरिस्टिक टाइम स्केल इंट्रोड्यूस की है। और इन करेक्टरिस्टिक स्केल्स को मद्देनजर रखते हुए हर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इसकी करेक्टरिस्टिक स्केल से डिवाइड करेंगे। जैसे u था, u की करेक्टरिस्टिक स्केल v0 है, तो u को मैंने v0 से डिवाइड किया है। y मेरे पास थी, उसको डिमेंशनलेस किया जिसकी करेक्टरिस्टिक स्केल से जो मैंने डिफाइन की है। इस तरह t को और एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर शीयर स्ट्रेस को भी हम डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूंगा, रीअरेंज करूंगा 17 को। अब क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 17 को बारी बारी इक्वेशन नंबर 14, इक्वेशन नंबर 11 इन सब में पुट करेंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन थी, ये डिमेंशनलेस हो जाएगी। इस तरह ये जो शियर स्ट्रेस का नॉन जीरो कंपोनेंट था उसको हमने डिमेंशनलेस किया है, ये आ जाएगा। पुट करेंगे, स्टैटिक के अलावा जितनी क्वांटिटीज होगी उनको बाहर ले आएंगे, वो दोनों तरफ कट जाएंगी। अब बाउंड्री कंडीशन को भी सिमिलरली हम नॉन डिमेंशनलाइज करेंगे। डिमेंशनलेस पैरामीटर जो 17 में हमने डिफाइन किया उनको बाउंड्री कंडीशन 15 और 16 में पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद ये v0 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टी डब्ल्यू जो है या ओमेगा टी या टी ओमेगा जो है वो टी स्टेरिक के इक्वल है। स्टेरिक को आप ड्रॉप करेंगे तो इक्वेशन नंबर 20 आ जाएगी जो कि प्लेट की सरफेस के ऊपर थी, y = 0 पे। इसी तरह ये इन्फिनिटी पे थी। अच्छा, ये करेक्शन कर लें, यहाँ पे ये यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है, ये करेक्शन कर लें, ये यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो एक बाउंड्री कंडीशन जो है वो लोअर प्लेट पे है u(0t cos t) और दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो u(∞t) = 0। तो इस तरह हमने हमारे जो सिस्टम था पूरा, शियर स्ट्रेस था या एक्स्ट्रा स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का नॉन जीरो कंपोनेंट था, डिफरेंशियल इक्वेशन थी और बाउंड्री कंडीशन थी, उसको हमने नॉन डिमेंशनलाइज कर दिया। अब इसके बाद इसका सोल्यूशन है और सोल्यूशन को हम जो है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करेंगे कि वी सेपरेट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बाय रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी। इस तरह की वेलोसिटी को हम लेट कर लेंगे कि u(y_t) = real of f(y) e⁻⁴t। ये सोल्यूशन हम उसका लेट कर लेते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 है, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 18 आई है डिमेंशनलेस फॉर्म में, उसका इक्वेशन नंबर जो 22 में है, ये सोल्यूशन हम लेट कर लेते हैं। अब इसको जब मैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करूंगा, मेरे पास इक्वेशन नंबर 23 आ जाएगी और 2 टाइम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा, इक्वेशन नंबर 24 आ जाएगी। अब 23 और 24 को जब मैं जो हीट या डिफ्यूजन डिफरेंशियल इक्वेशन थी डिमेंशनलेस फॉर्म में उसमें पुट करूंगा, तो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद इक्वेशन नंबर 25 आ जाएगी। अच्छा, ऊपर जो सोल्यूशन हमने लेट किया है उसमें जो आ रही है ये डोनेट द रियल पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कि ये जो सोल्यूशन हमने लेट किया है ये रियल जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो विद इन ब्रैकेट है इसके रियल पार्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। जो f(y) e⁻⁴t, हमें पता है कि कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शन होता है तो उसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जब हम रियल लिख दिया, रियल ऑफ दिस, इट मीन जब हम कंसीडर करेंगे तो उसके सिर्फ रियल पार्ट को करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे अयोटा जो है इज द इमेजिनरी यूनिट है और f(y) जो है एक कम्प्लेक्स फंक्शन। तो अभी इसको मैं ये 25 में 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया और उसके बाद इस पार्ट को मैंने ये जो ऊपर 2 अयोटा है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + अयोटा होल स्क्वायर। जब 1 + अयोटा होल स्क्वायर लिखूंगा तो ये 2 अयोटा आ जाएगा। अब लेट कर लेता हूँ कि d² बाय dy² = d², तो इसमें पुट करेंगे। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है और f जो है यहाँ पे f(y) है, तो f चूंकि f(y) तो वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये कम्प्लेक्स फंक्शन है, तो जो 0 होने की पॉसिबिलिटी है वो यही है। तो हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पे इसका जो रूट आ जाएगा d = ±1 + अयोटा²2। तो जो इक्वेशन नंबर 25 है उसका जनरल इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 26 में गिवन है, वो आ जाएगा।
अब इसमें C1 और C2 जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन नंबर 20 और 21 को यूज करेंगे रिस्पेक्टिवली 26 में पुट करके। तो जब मैं 26 में पुट करूंगा, अच्छा उससे पहले हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है उसको भी हमने जो सॉल्यूशन लेट किया है इक्वेशन नंबर 22 में उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके भी हमने वेरिएबल जो है वो सेपरेट करने हैं, ठीक है। तो जब मैं सॉल्यूशन जो लेट किया है इक्वेशन नंबर 22 में, ये यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 22 है, इस इक्वेशन नंबर 22 को मैं पुट करूंगा बाउंड्री कंडीशन नंबर जो भी हमने डिमेंशनलेस की थी ऊपर, ये बाउंड्री कंडीशन पहले 20 में पुट करूंगा फिर 21 में पुट करूंगा, तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन जो है वो सिंप्लीफाई होके ये 27 और 28 में आ जाएंगी। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें u ऑफ 0t था cos t के, और ये इक्वल है और रियल ऑफ f ऑफ 0, क्योंकि वहां पे f ऑफ y था, e रेज पर अयोटा थी, और e रेज पर जो अयोटा t है वो इक्वल होता है cos t प्लस अयोटा sin t। अब चूंकि हमने कहा है कि रियल लेना है जो विद इन ब्रैकेट है, तो इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट हम ले लेंगे तो cos t इज इक्वल टू f ऑफ 0 cos t। अब cos t इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इस तरह f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ इन्फिनिटी t इज इक्वल टू 0, तो ये रियल ऑफ f ऑफ इन्फिनिटी e रेज पर अयोटा t, इसको भी इसी तरह हम e रेज पर अयोटा t को हम करेंगे cos t और अयोटा sin t। तो यहाँ से सिर्फ जो है वो हम क्योंकि बाहर रियल ऑफ लिखा है तो cos t रियल पार्ट ले लेंगे जो दूसरी तरफ। अब यहाँ पे cos t जो है वो तो 0 नहीं हो सकता, तो f ऑफ इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी बाउंड्री कंडीशन आ गई। अब इन बाउंड्री कंडीशन को हम यूज करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब मैं बाउंड्री कंडीशन 28 को 26 में पुट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 29 आ जाएगा। अच्छा इसमें ये वाला पार्ट जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख सकता हूँ। अब 0 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इधर आप जो है वो अनबाउंडेडनेस से बचना चाहते हैं, तो ये जब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो 0 को दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है वो इस तरह C1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप दूसरी बाउंड्री कंडीशन को जब आप 26 में पुट करेंगे जो 29 में थी, तो वहां से आपके पास C2 की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब C2 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास किसमें 31 को 30 में पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो ये सोल्यूशन आ जाएगा। जो जनरल सोल्यूशन था वो इस फॉर्म में आ जाएगा। दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आपने जो सोल्यूशन लेट किया था इक्वेशन नंबर 22 में, उसमें आपने f ऑफ y की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हमने f ऑफ y की वैल्यू पुट कर दी है। अब थोड़ी सी जो है वो सिंप्लीफिकेशन हम और करेंगे कि इसी टर्म को आप स्प्लिट कर देंगे 2 टर्म्स में, ठीक है। ये इस तरह स्प्लिट किया, फिर इसको अयोटा वाले टर्म के साथ हमने मिला दिया, और इसी तरह अगेन जिस तरह हमने अयोटा टी को हमने cos t और प्लस अयोटा sin t लिखा था, तो यहाँ पे जो है वो इसको मैंने अगेन लिख दिया है cos t माइनस y ओवर स्क्वायर रूट 2 और अयोटा sin t माइनस y ओवर स्क्वायर रूट 2। तो अब चूंकि हम रियल ऑफ ले रहे हैं तो सिर्फ रियल ऑफ में सिर्फ इसका रियल पार्ट ही लेंगे, तो इस तरह ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम था फ्लूइड की मोशन है। अब हमने शीयर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, तो शीयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वेशन नंबर 19 में पुट करूंगा, तो मेरे पास 35 में शीयर स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। वॉल्यूम फ्लो रेट डिमेंशनलेस फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला जो है वो इक्वेशन नंबर 36 में गिवन है। यहाँ पे आप जब वेलोसिटी जो आपने कैलकुलेट की है इक्वेशन नंबर 33 में उसको 36 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको 0 टू इन्फिनिटी जो है वो जब आप इंटीग्रेट करेंगे ये लिमिट लेके, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो 37 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो लिमिट है इसकी हमारे पास फ्लो रेट की, अब चूंकि डोमेन जो है वो आपकी 0 से इन्फिनिटी है,
तो इसलिए यहाँ पे जो इंटीग्रल की लिमिट है 0 to ∞। ये फाइनल एक्सप्रेशन है वॉल्यूम फ्लो रेट का। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।